खबर के साथ कर रहे हैं जो कि आज के दिन की भी सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। और आपको बता दें कि शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चोकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है और इसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह के अन्य कंपनियों की बात करें, वो गिली इंडिया लिमिटेड है और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है। आज दोस्तों मैं 3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। एक कि इस देश में गरीब आवाम का पैसा चोरों को माफ किया जा रहा है। दूसरा, इस देश में पीएम केयर फंड के जो मालिक हैं उन्होंने कह दिया है कि हम कोई हिसाब नहीं देंगे इस देश की जनता को। और तीसरा, आगरा वाले प्रकरण पर किस तरीके से आगरा में सरकार की बदव्यवस्था है और किस तरीके से क्वारंटाइन लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, इन तीनों चीजों पर मैं आपसे मुखातिब हूंगा साथियों। और मुखातिब हूंगा इसलिए भी कि मुखातिब होना जरूरी है ऐसे मुद्दों पर, इसलिए मुखातिब होना जरूरी है कि एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ देश की जो मोदी सरकार है, सियासत है, वो देश की जनता की खून पसीने की कमाई से देश के चोर और लुटेरों को कर्जा माफ कर रही है। ये सवाल उठाना हमारा और आपका दोनों का फर्ज है। आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, हमें भी आवाज उठानी पड़ेगी। मैं अपने हिस्से की पूरी आवाज को उठाने की पूरी कोशिश करता हूं, आपके अपने हिस्से की आवाज को भी उठाइए, क्योंकि कहां जानी थी ये राहत और कहां जा रही है ये राहत। आपके पैसे से कहां दिया जाना था राहत और आपके पैसे को किसको दिया जा रहा है राहत, किसका हो रहा है कर्ज माफ, कहां जानी थी सरकार को और कहां पहुंच गई है सरकार। यही मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश करता हूं। अगर आपने सही सुना तो मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीन पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से ये रिपोर्ट देखिए, किस तरीके से मोहन चोकसी एक गुजराती जो कि उसके मोहन चोकसी जैसे करीब 50 डिफॉल्टरों के 68,608 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया है मोदी सरकार ने। और आप इस रिपोर्ट को आप सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। खबर के साथ कर रहे हैं जो कि आज के दिन की भी सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। और आपको बता दें कि शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चोकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है और इसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह के अन्य कंपनियों की बात करें, वो गिली इंडिया लिमिटेड है और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है। इन्हें एक तरह से राहत दी गई है। और मनीष कुमार मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये एक तरह से सरकार को बैकफुट पर लाने वाली, उसके लिए मुश्किल होगा इस पर जवाब देना, क्योंकि एक तरफ तो मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश में लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्ज को माफ किया जा रहा है, राहत दी जा रही है। देखिए सौरभ, इसको इस तरीके से देखना होगा कि जो बट्टे खाते में जो रकम डाला जाता है, जो कर्ज की रिकवरी नहीं हो पाती है या जो एजेंसियां बैंक उसको रिकवर करने में असमर्थ नजर आती है, उनको जो दिक्कत नजर आती है, तो उसको बट्टे खाते में इसलिए डाला जाता है जिससे कि बैंकों का जो बैलेंस शीट है, बैंकों का बैलेंस शीट साफ सुथरा नजर आए। बैंक जो हर साल वित्तीय वर्ष में मुनाफा करती है,
वो मुनाफा अपना उस मुनाफे को प्रोविजनिंग कर देती हैं जो कर्ज रिकवर नहीं हो पाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि तमाम बैंक जो है भले ही वो मुनाफा उनका हो रहा है, लेकिन कर्ज जो रिकवर नहीं हो पा रहा तो वो उनका घाटे में वो दिखाती है। इस तरीके से उस पूरे जो कर्ज को जो है वो बट्टे खाते में डाल देती है। बट्टे खाते में डालने का ये मतलब नहीं है कि कर्ज माफ कर दिया गया है, बल्कि इसकी रिकवरी चालू रहेगी। हाँ, बैलेंस शीट वो अपना साफ सुथरा दिखाते हैं जिससे निवेशकों के बीच में एक सही संदेश जाए। तो सुना आपने ये रिपोर्ट, ये इस देश के मोदी सरकार के कथनी और करनी का अंतर है, जो भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से लड़ रहे थे। क्या आप जानते हैं, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं, क्या आप जानते हैं पीएम केयर फंड में हम अपना योगदान देते हैं। इस देश में 130 करोड़ की आबादी जो भी कैपेबल थे वो सभी लोगों ने इस वैश्विक बीमारी काल में सभी लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन और योगदान, चंदा, डोनेशन दिया है। मैं आपको अगर सरकार इस जवाबदेही का पालन ना करे और सरकार कहे कि मैं इसका कोई हिसाब नहीं दूंगा, तो इस देश की 130 करोड़ की आबादी का जो है फर्ज है कि वो इस सवाल करें कि आखिर वो क्यों नहीं होगा ऑडिट, क्यों होगा आरटीआई से बाहर, क्यों नहीं दिया जाएगा आरटीआई का जवाब, और क्यों नहीं कराई जाएगी सरकार के द्वारा ऑडिट, क्यों नहीं दिया जाएगा जनता को हिसाब। मैं एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आपको सुनाता हूं पढ़ करके। एनडीटीवी का रिपोर्ट है, आप स्क्रीन पे पढ़ेंगे, मैं यहां पे देख रहा हूं कि कोरोना वायरस संकट जैसी आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए गठित प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन या पीएम केयर फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको सीएजी आप कहते हैं द्वारा अंकेक्षण ऑडिट नहीं करवाया जाएगा। सूत्रों ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी। सीबीआई कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि चूंकि यह फंड व्यक्तियों एवं संगठनों के दान पर आधारित है, इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑडिट का कोई अधिकार नहीं होगा। बताइए, अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। आगे क्या है इस पर जरा और गौर करने की जरूरत है। 28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित पीएम केयर ट्रस्ट के प्रधानमंत्री मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट ट्रस्टी हैं। सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों की ऑडिट नहीं करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने कथित तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त पीएम केयर फंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। अब आप बताएं, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं और सरकार को हिदायत देते हैं कि सरकार इस देश में जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या इस डियरनेस अलायंस डीए को हटा दिया है, कम कर दिया है, उसे डीए ना काट करके सरकार को चाहिए कि जो राजपथ से राष्ट्रपति के सौंदर्यीकरण के लिए जो 20,000 करोड़ का बजट पास किया है, और ये बजट कब पास किया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये बजट 20 मार्च 2020 को किया गया है, जब पूरा मुल्क कोरोना बीमारी से लड़ रहा था, भारत में दस्तक दे चुका था। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू का ऐलान हो गया था, प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके थे। तब ऐसी परिस्थिति में ये 20,000 करोड़ से सौंदर्यीकरण की बात मोदी सरकार कर रही थी। और दूसरा, बुलेट ट्रेन परियोजना भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उस परियोजना को बंद कर दिया जाए और उस पैसे का इस देश को बचाने में खर्च किया जाए। लेकिन ये तमाम जो पैसा है इस देश में चोरों और डकैतों को उसके कर्ज माफ करने में सरकार लगी है। कौन सा मुल्क बना रहे हैं? मैं बार बार आपसे इसलिए सवाल करता हूं कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप ये सवाल करें, और सवाल होना भी चाहिए। अब मैं एक तीसरा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि प्लाज्मा थेरेपी की बात मैं कर रहा हूं। इंसान का खून ही इंसान का काम आएगा, इसलिए धर्म आधारित नफरत खत्म होनी चाहिए। और मेरी अपील है कि ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई नफरती सोच पैदा ना करें। आज जो गोदी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है,
उसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो इस कोरोना काल में ये कैसा ईमान हो गया है, फल सब्जी में भी हिंदू मुसलमान हो गया है। और यही जो है आज ये फैलाने की कोशिश में है। होना तो चाहिए था कि व्यापार में धर्म होना चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है कि आज धर्म में जो है, आज धर्म में व्यापार किया जा रहा है और ये बखूबी ये भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार के नतमस्तक जो गोदी मीडिया है वो कर रही है। अब मैं तीसरा तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आगरा की है तस्वीर है, जिस आगरा मॉड्यूल की दुहाई इस देश में, इस देश के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और तमाम जगहों पर बड़ी वाहवाही लूटी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो बीजेपी का आईटी सेल है, उन लोगों ने बड़ी वाहवाही लूटी, गलत सलत खबरें फैलाई और राम राज बता दिया। आगरा के अंदर ये वीडियो बनी हुई है, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। तो आपने देखा इस वीडियो में जो है ये क्वारंटाइन सेंटर का है, इस गेट दरवाजे के पीछे, और वहां की बेहतरीन सरकार का बर्ताव आप बखूबी देख सकते हैं। इसलिए मेरी अपील है, देखिए किस तरीके से प्रशासन के द्वारा वो पानी पीने का डब्बा फेंका जा रहा है, किस तरीके से ब्रेड फेंका जा रहा है, किस तरीके से वो वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। ये इस देश के राम राज वाली सरकार की कुव्यवस्था है या व्यवस्था है, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन देश के आजादी के 72 सालों में ऐसी तस्वीर क्या आपको देखने को मिला है? इसे आप राम राज कहेंगे? आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और आप खुद इसका मुआयना करिए। पूरा मुल्क और इस देश की जो है सरकार लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश की सरकार के आड़ में ये जो गोदी मीडिया कर रही है, कहीं न कहीं सियासत के इशारे पर कर रही है, कहीं न कहीं सियासत के इशारे पर ये सारा कार्य जो है जो कुकृत्य और कुकृत्य किया जा रहा है और इसे सरकार अभी भी रोकने में असफल है। मोदी जी आते हैं, मन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते, पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते। जो लोग जो जिनका डेथ हो रहा है सरकार की लापरवाही से, उसको क्या कोई आर्थिक मदद दी जा रही है, उस पैसे को क्या किया जाएगा, ये किसी भी इन सब चीजों पर सवाल नहीं करते। वो कानपुर वाली किसी स्थिति पर अपना ट्वीट नहीं करते। वो देश में बाकी जो व्यवस्था है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पीपी टिकट नहीं है, कहीं पर मास्क नहीं है, कहीं सैनिटाइजर नहीं है, लगातार डॉक्टर्स और प्रशासनिक प्रक्रिया के लोग लगातार इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। और आज कर्फ्यू जिस दिन लागू हुआ था उससे आज 30,000 केस पार कर चुका है और आज भी लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि मोदी की वजह से आप बचे हुए हैं। तो ये तमाम हालात को आपको समझना पड़ेगा, बीजेपी आईटी सेल के उसको व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा और बीजेपी के प्रचार मंत्रालय को भी समझना पड़ेगा। मेरी उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और इस चीजों को बखूबी समझेंगे कि देश की राजनीति कहां जा रहा है, कौन सा व्यापार किया जा रहा है इस देश में, इस देश की राष्ट्र, इस देश की अखंडता, इस देश की हिंदू मुस्लिम भाईचारा और तहजीब कहां जा रहा है। आप विचार करेंगे। हम फिर कभी आगे आपके साथ नए मुद्दे पर हाजिर होंगे। मैं इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।